हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी एसी बस या स्लीपर बस की घटनाएं देखी जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। अगर आप 5-6 महीने का डेटा निकाल करके देखेंगे तो 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं क्योंकि आग इतनी सारी यहाँ पर लगी हुई है। अब प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि ऐसा क्या हुआ है हाल फिलहाल में कि इतनी ज़्यादा एसी बस या स्लीपर बसों में आग की घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे कारण को समझेंगे क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। अगर आप अभी भी जाकर के न्यूज में सर्च करेंगे कि कहीं पर कोई एसी बस की दुर्घटना हुई है तो आपको मिल जाएगा। अब इन घटनाओं के पीछे का कारण समझेंगे, साथ में सरकार ने बैन कर दिया है। जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने फाइनली यहाँ पर बोला है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी स्लीपर बसेस हैं सब बंद कर दो। जब तक उनकी चेकिंग नहीं होगी, सारे मानकों का वो पालन नहीं करेंगे जो सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ऐसी बसेस के लिए, तब तक बसें सड़कों पर नहीं चलेंगी। इसकी वजह से बहुत सारे बस के जो कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पर शिकायतें की हैं क्योंकि परिवहन बाधित हो जाएगा, लोगों को आने जाने में समस्या होगी। जाहिर सी बात है, आजकल लंबी दूरी तय करने के लिए लोग एसी बस स्लीपर बसेस का इस्तेमाल करते ही करते हैं। अब सारे आर्टिकल्स को समझेंगे वन बाय वन क्या क्या चीजें हैं। तो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने की वजह से यहाँ पर स्लीपर बसें सड़कों से हटा दी जाएंगी। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है इनका। अगर आप देखेंगे, जाकर के चेक करें कितने रुपए कमाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अब हो ये रहा था, बताते हैं अभी, पहले आप बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो अवैध रूप से ये तैयार की बसें हैं, मॉडिफाइड की गई हैं। ज्यादातर बसें देखेंगे सारी सीटर बसें थी। सीटर बसें सीटर के हिसाब से बनाई गई हैं। अब उसमें इसको ये क्या करें, मॉडिफाई करके स्लीपर बस में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में इनको एसी बस बना करके रोडों पर दौड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही। अब जाहिर सी बात है, जो बैठने के लिए चीज बनी है उसका सिस्टम आप दूसरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे। ओवरलोडिंग की वजह से, एक्स्ट्रा चीजें वहां पर इंस्टॉल करने की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा मानक जैसे सीट बेल्ट, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, ये सारा उनके पास होता ही नहीं। कितनी सारी बस दुर्घटनाएं जो हुई है उसमें उन्होंने ऑटोमेटिक गेट लगा रखा था, जो पैसेंजर्स अंदर फंसे हुए थे वो बाहर निकल नहीं पाए। इमरजेंसी गेट उनका काम नहीं कर रहा था। कितने लोग इस वजह से मरे, मतलब 50 बैठे हैं या 30 बैठे हैं तो उसमें से 20-25 मर गए। ड्राइवर कंडक्टर ऐसी कंडीशन में छोड़कर भाग जाते हैं। ओवरलोडिंग और खराब रखरखाव, तो आप देखा ही होगा आपने, जब सरकारी बसों की जो हालत होती है उससे बदतर रखते हैं ये लोग। और चार्ज कितना करते हैं, जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं 500 की जो बस की टिकट होती है वो 1500-2000 रुपये आपसे वसूलते हैं। उसके बावजूद भी ये मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहे हैं। तेज गति से चल रही हैं, संरचनात्मक खराबियां हैं। कितनी सारी दुर्घटनाएं इस वजह से हुई कि ओवर स्पीडिंग की वजह से कहीं टकरा गई या कुछ खराब हो गया, चलते चलते ब्रेक खराब हो गया, उसका कुछ सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब इन दुर्घटनाओं की वजह से लोगों का आर्टिकल 21 जीवन जीने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है कि अब सारी बसें जो भी इस प्रकार की हैं, जो हमारे मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, सारियों को सड़कों से हटा दिया जाए। अब बात करते हैं इनमें जो मानक तय किए गए हैं आखिरकार वो होते क्या है। तो पहला होता है बसों के लिए डिजाइन, जो बनाया गया है उसी को फॉलो करिए। स्लीपर बस अलग दिखती है, सीटर बस अलग दिखती है, दोनों का डिजाइन अलग होता है। आप अंदर से बदल देंगे लेकिन अलग हैं दोनों, आपको देखना पड़ेगा। फायर सेफ्टी होनी चाहिए, फिटनेस, सीट बेल्ट, इमरजेंसी एग्जिट्स आदि अगर नहीं है तो वो सड़कों पर नहीं चलेंगी। जितनी भी नई पुरानी बसें हैं सारी मार्केट से, सारी सड़कों से हटा दी जाएंगी। अब बात करते हैं अवैध रूपांतरण पर कार्यवाही की बात की गई है। कई बसें पहले सीटर थी, वही बात हो रही है, उनको अवैध रूप से स्लीपर में कन्वर्ट किया गया है और ऐसे रूपांतरण पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यूएनएचआरसी ने ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर बोली। अब हम बात करते हैं हालिया हादसों की जांच और जवाबदेही के बारे में। जब ऐसी चीजें आती है तो समस्या ये होती है कि जो मतलब जो मालिक होता है वो डाल देता है कंडक्टर्स पर, ड्राइवर्स पर कि ये लोग ठीक से नहीं ले जा रहे थे। इन्होंने बताया ही नहीं कि बस में खराबी है, जो बस के एग्जिट गेट्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे थे, बस का फायर जो है हेल्पिंग सेंटर वो काम नहीं, ये सारे एलिगेशन दूसरे पर थोप करके ये बच जाते। तो फिटनेस रिपोर्ट मांगी जाएगी, सुरक्षा ऑडिट शुरू किया जाएगा, पुलिस, परिवहन विभाग, आरटीसी, डीटीओ और एनएचएआई से जवाबदेही
भी तय करने की यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि कोई नहीं तो आप तो देखो कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही। अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पहलू, तो जिन या निजी बस ऑपरेटरों पर दबाव पड़ रहा है, इन्होंने ये सारी चीजें रखी हैं कि कई राज्यों में अवैध बसों की जब्ती शुरू हो चुकी है। निजी ऑपरेटर्स ने भी विरोध किया है, जिससे यात्रा व्यवस्था प्रभावित हुई है। कोई बात नहीं, यात्रा व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों की जान तो बचा पाएंगे, जो कि हर दिन जो है हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में जा रही। प्रशासनिक जवाबदेही, तो एनएचआरसी ने, तो नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है, यह मुद्दा केवल सड़क सुरक्षा का नहीं बल्कि शासन की विफलता का है। अगर हमारे यहाँ पर पूरा सेटअप है कि कौन सी बस कहाँ पर चलेगी, किस लिए इस्तेमाल होगी, उसके बावजूद भी लूप होल का इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पर सड़कों में गलत तरीके से बस चला रहे हैं, गलत बस गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब प्रशासनिक जवाबदेही बनती है कि ये मॉनिटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिटनेस चेक पहले क्यों नहीं किया गया, घटनाओं के होने के बाद यहाँ पर क्यों चेक किया जा रहा है। निरीक्षण और मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा विफल है और ये चीज बहुत साफ और स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रही है। दीर्घकालिक सुधार की आवश्यकता तो हमें दिखाई दे ही रही कि बस डिजाइन का मानकीकरण होना चाहिए कि कौन सी बस किस प्रकार की बनी होनी चाहिए। नियमित निरीक्षण और परीक्षण आप करिए ताकि दुर्घटनाओं से पहले ही हमें सारी जानकारी यहाँ पर दी जाए। ड्राइवर प्रशिक्षण व नाइट ड्राइविंग नॉर्म्स होने चाहिए कि रात में आपको कितनी स्पीड से और किस रूट से जाना है और कब जाना है और किस प्रकार की बसें चलेंगी, ये सारा होना चाहिए, जबकि हमारे पास नहीं है। जीपीएस सीसीटीवी आधारित निगरानी हो, रूट प्रमाणीकरण हो, फायर सेफ्टी सुधार हो और यात्री जागरूकता भी बहुत जरूरी है कि वो चेक करें कि जिस बस में हम ट्रैवल करने जा रहे हैं उसमें सारी सुरक्षा या सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। और मुझे लगता है जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको कभी भी कोई खामी नजर आती है तो तुरंत जाकर के उस बस ट्रैवल एजेंसी के बसेस के जो रिव्यूज होते हैं ना, वहाँ पे कमेंट करना चाहिए। लेकिन हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना है, एक बस है जिसमें डेली 100 लोग ट्रैवल करते होंगे, उसमें से एक आधे लोग ऐसे होते हैं जो जाकर के वहाँ पे कमेंट करते हैं। हमें ये करना चाहिए क्योंकि लोग चेक करते हैं कमेंट्स, रिव्यूज, रिमार्क्स, उसके बाद जब वो ट्रैवल करेंगे उनको पता होगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब नीति स्तर पर सुधार हम कर सकते हैं कि परिवहन के थोड़े से नियमों में बदलाव करें, नए नियम लेकर आए, संघ राज्य समन्वय करें कि दोनों केंद्र और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करें। मानवाधिकार संरक्षण और पब्लिक सेफ्टी सुधार पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एनएचआरसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है, कैसे काम करते हैं। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इसका मुख्य अधिनियम रहा है। प्रकार है स्वतंत्र है, संवैधानिक है, तो ये इस प्रकार की चीजें के आधार पर काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक है, पेरिस प्रिंसिपल्स के अनुरूप ये काम करता है। संरचना है, अध्यक्ष होते हैं आमतौर पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। सदस्य पूर्वकालिक फुल टाइम और अन्य डिमांड मेंबर्स यहाँ पर डीम्ड मेंबर्स होते हैं। संशोधन 2019 में किया गया। संरचना और सदस्य पदों का स्पष्ट विवरण यहाँ पर नए तरीके से जोड़ा गया। उद्देश्य वही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी प्रकार से हो रहा है, खाना खाने से, ट्रैवल करने से, बात करने से, घूमने जाने से या फिर किसी भी प्रकार की सुविधा उठाने से, तो यहाँ पर ये आएगा। कोर्ट में मानवाधिकार मामलों में हस्तक्षेप करना होता है। जेल, नाबालिग गृह, अन्य संस्थानों का निरीक्षण करता है एनएचआरसी। साथ में संविधान और अन्य कानूनों में मानवाधिकार सुरक्षा हो ये भी देखता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संविदाताओं की समीक्षा और भारत में कार्यान्वयन की निगरानी करता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानवाधिकारों के लिए कानून लेकर के आया गया है तो वो भारत में भी लागू हो। मानवाधिकार शिक्षा, जागरूकता और मीडिया जन जागरूकता अभियानों में लगातार ये पार्टिसिपेट करता है। शक्तियां क्या है, अगर बात करते हैं कानूनी शक्तियों के बारे में एनएचआरसी की, तो दस्तावेज मांग सकता है, गवाही लेना, सिविल अदालत से शक्तियां इसको दी गई हैं। सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों से मदद लेने की भी शक्तियां इसके पास हैं। अधिकांश मामलों में सिफारिश तक सीमित है। आदेश लागू कराने के लिए प्रशासन पर निर्भर रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको कमजोर रखा गया है। महत्व क्या है, तो भारत में मानवाधिकार, जब मानव इतने ज्यादा हैं तो उनके अधिकारों की बात तो हमें करनी पड़ेगी। राज्य की नाकामी, दमन या अत्याचार, पुलिस, जेल, अन्य संस्थाओं के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये काम करता है। महत्वपूर्ण है अपने आप में, ये ना हो तो कितने सारे लोगों के साथ यहाँ पर ज्यादती हो सकती है। सरकार प्रशासन पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है, उनको जवाब देना पड़ता है कि आपकी इससे नीति की वजह से इतने सारे लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संविदा
का पालन करने के लिए ये बाध्य करता है। भारत को वैश्विक मानवाधिकार विमर्श में यह जोड़ता है ताकि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको हम यहाँ पर लागू करें। प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हाल ही में स्लीपर बसों पर जारी निर्देश मुख्यतः किस संवैधानिक या मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? पहला है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, दूसरा है आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।